Hello everyone. Today we will start the second unit. The topic is rectifier. As in the earlier classes we have studied about the rectifier circuits. Rectifier circuits means which converts AC into DC. So this is the topic for the unit number 2. So we will start it. Let's start. First, see the classification of rectifiers. There are many types of rectifiers. In your previous classes, you have studied about the single phase rectifier, but here we will discuss the three phase rectifiers also. So, this is the classification. There are two types of rectifiers on the basis of the phases. One is single phase rectifier. Single phase rectifiers are also a three types: uncontrolled rectifier, half controlled rectifier, and fully controlled rectifier. Then what is the meaning of uncontrolled? Uncontrolled rectifier means यदि आप सिर्फ डायोड का यूज़ करके डायोड को कनेक्ट करके रेक्टिफायर सर्किट डिज़ाइन करते हो तो ये आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। और यदि आप सर्किटरी में कुछ स्विचेस रेक्टिफायर कुछ स्विचेस डायोड के यूज़ करते हो और कुछ स्विचेस आप थायरिस्टर के यूज़ करते हो तो वो आपका हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर है। और यदि आप पूरे ही स्विचेस थायरिस्टर का यूज़ करते हो तो वो आपका फुली कंट्रोल रेक्टिफायर है। This all the three types of rectifiers we will study further, but this is the basic difference between these three. अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर आप जो कि पढ़ चुके हो आपके प्रीवियस क्लासेस में, हाफ वेव भी हो सकता है, फुल वेव भी हो सकता है। फुल वेव रेक्टिफायर्स आर हैविंग also two classifications: center tapped rectifier and bridge rectifier. So all these rectifiers we will study in both the configuration, in uncontrolled and in fully controlled configuration. So these are the classification for single phase rectifiers. Now see the classification of three phase rectifier. Similar classification are lying in the three phase rectifiers also. These are maybe uncontrolled, half controlled and fully controlled. And it may be a half wave and full wave. Full wave में हम सिर्फ bridge type को ही देखेंगे. So let's start with the single phase rectification with half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर्स का मतलब हमें पता है जिसमें कि हम इनपुट वेव जो एसी वेव है हमारी उसका सिर्फ हाफ वेव के लिए हमें आउटपुट मिलता है और हाफ के लिए नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो दिस इज द फर्स्ट रेक्टिफायर सर्किट विथ रेजिस्टिव लोड। एक्चुअली इसके ऊपर मैं एक लेक्चर और बना चुकी हूँ इसलिए इसमें इतना ज़्यादा पैन चला हुआ है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायोड रेक्टिफायर को दिखाया है जिसमें केवल एक डायोड लगा हुआ है और ये लोड कनेक्टेड है और एसी सप्लाई हमने दी है। तो जब हम डायोड का यूज़ करते हैं तो जैसे ही एसी सप्लाई का पॉजिटिव हाफ आता है ये डायोड फॉरवर्ड बायस में चला जाता है और सोर्स लोड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब सोर्स लोड से कनेक्ट हुआ तो आपको लोड के अक्रॉस आउटपुट मिलता है और जैसे ही आपकी इनपुट वेव नेगेटिव साइकिल पे चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वैसे ही ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है और इस लोड के अक्रॉस आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो आपको हाफ वेव में आउटपुट मिल रहा है, हाफ वेव में नहीं मिल रहा है। बट दिस कंडीशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल विद द थायरिस्टर। थायरिस्टर में भी आप ये कंडीशन होती है कि जब पॉजिटिव हाफ आती है तो थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाता है और जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में गया कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपको पूरी की पूरी वेव मिल रही है। इसमें कंडक्शन स्टार्ट कब होगा? जब आप इसके गेट पर ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करोगे। जैसे ही आप इसके गेट पे ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करोगे थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा और आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो सी दिस इज द आई विल टेक लेजर पेन। सी दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म जो कि 0 से लेकर पाई तक आपको पॉजिटिव है, पाई से लेकर 2 पाई तक ये नेगेटिव है एंड आफ्टर द 2 पाई इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये वेव चूँकि हमें पता है ये हमारी इनपुट वेव है। अब इस इनपुट वेव में जिस भी पॉइंट पर आप फायरिंग पल्स दोगे उस पॉइंट पर थायरिस्टर टर्न ऑन होगा। तो सपोज हमने इसमें ट्रिगरिंग पल्स दी एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट अस सपोज दिस इज द ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस 30 डिग्री पर जब आपने ट्रिगरिंग पल्स दी
So this 30 degree is known as a firing angle. At omega t is equal to alpha, alpha is equal to, here we have supposed 30 degree, तो 30 डिग्री पर आपने इसको ट्रिगरिंग पल्स दी, ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे थायरिस्टर ट्रिगर होगा। अल्फा इज कॉल्ड एज अ फायरिंग एंगल, ट्रिगरिंग एंगल, जिस पर कि थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पे आपने इसको ट्रिगरिंग पल्स दी, जैसे ट्रिगरिंग पल्स दी थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया और आपको आउटपुट मिलने लगा। तो इसमें जब भी आप थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हो तो आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो जाता है, या हम इसे कहें कि लोड सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है और लोड सप्लाई की वेवफॉर्म को फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको वेवफॉर्म दिख रही है वो केवल ये दिख रही है कि वो इनपुट वेव को फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द इनपुट वेव। तो वो अल्फा से लेकर पाई तक इनपुट वेव को फॉलो करेगा, कौन? आउटपुट। और ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पर क्या होगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पर इनपुट वेव नेगेटिव चली जाएगी, और जैसे ही पाई पर इनपुट वेव जीरो हुई, थायरिस्टर के क्रॉस करंट होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो जब भी हम एसी सर्किट यूज करते हैं उस जगह पर हम फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज करते हैं, विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन द कम्यूटेशन टेक्निक। तो जैसे ही आपकी इनपुट वेव जीरो पे गई, थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया। तो अगेन पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि 2 पाई पे तो हम टर्न ऑन नहीं कर रहे हैं, हम टर्न ऑन उसको किस पॉइंट पे कर रहे हैं? 2 पाई प्लस अल्फा पे कर रहे हैं अगेन। तो पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज। यदि हम करंट की बात करें तो करंट भी हमारा अल्फा से लेकर पाई तक हमें मिल रहा है, और पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक वो जीरो है। सो इट इज विद द रेजिस्टिव लोड। यहाँ पर आपने केवल रेजिस्टिव लोड का यूज करा है, इसलिए वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म दोनों सेम फेज में होंगे। as we know that current in the resistance and the voltage, both the quantities are in same phase। भले ही इनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, एंड वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज डिपेंड ऑन द लोड रेजिस्टेंस। तो जो भी आपका लोड रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू होगी, बट दोनों ही सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब साथ में मैक्सिमम पे जाएंगे, साथ में जीरो पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों सेम फेज में चलेंगे। लास्ट यहाँ पर एक वेवफॉर्म और ड्रॉ है, दैट इज योर एनोड वोल्टेज वेवफॉर्म, और जिसको हम कहते हैं कि थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म है। तो जब थायरिस्टर आपका ओपन स्विच है, मतलब जब ये ऑफ कंडीशन में है, जब हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, उस टाइम पर थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जब ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके क्रॉस कोई करंट नहीं है, करंट जीरो है, केवल इसके क्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा जो कि आपका ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जो सप्लाई के क्रॉस वोल्टेज है, सप्लाई के क्रॉस वीएस वोल्टेज है, वीएस की जो भी मैग्नीट्यूड होगा उतने मैग्नीट्यूड का वोल्टेज इस थायरिस्टर टर्मिनल के क्रॉस अपेयर होगा। सो इट विल फॉलो द इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। तो इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म यहाँ से यहाँ तक आपको जो मिल रही है वही वोल्टेज थायरिस्टर के क्रॉस मिल रहा है, लेकिन करंट क्या मिल रहा है? करंट जीरो मिल रहा है। फिर अगेन जैसे ही थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया, मतलब इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, और क्लोज स्विच में वोल्टेज जीरो होता है, करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। तो देन इट विल फॉलो अगेन द इनपुट वेवफॉर्म, और वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अल्फा से लेकर पाई तक यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, जबकि आउटपुट के अक्रॉस अल्फा से लेकर पाई तक आपको वोल्टेज मिल रहा है। सो दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द एनोड वोल्टेज ऑफ द थायरिस्टर। यहाँ पर नेगेटिव हाफ जब आएगी, इस पॉइंट पर जब थायरिस्टर ऑफ हो गया, तो जब नेगेटिव हाफ आएगी तो अगेन द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर विल फॉलो द इनपुट वेवफॉर्म। लाइक दिस द वेवफॉर्म विल गोज ऑन। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस जो हमें वोल्टेज, आउटपुट के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रहा है उसका आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, उसके एवरेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, एंड करंट, आरएमएस करंट और एवरेज करंट। तो इसके छोटे छोटे कैलकुलेशन से जो हम देखेंगे। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर एवरेज लोड आउटपुट वोल्टेज। जैसा कि हम जानते हैं, हमको यदि
वेवफॉर्म का एवरेज निकालना है तो हम उसको 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये टाइम पीरियड है। हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 से 2 पाई तक करेंगे क्योंकि आफ्टर द 2 पाई हमारा वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है। तो हम एक सिंगल वेव के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे जैसा आपने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक हमने इसे इंटीग्रेट किया। फंक्शन हमारा है वी एम साइन ओमेगा टी, जिसको कि हमने डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट किया है और 2 पाई इज द टाइम पीरियड। तो इसलिए ये इक्वेशन हमने लिखी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम हमारा प्रीवियस वाली पीपीटी को देखें यदि, तो प्रीवियस पीपीटी में हमारा जो ये आउटपुट वोल्टेज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका 0 से लेकर अल्फा, देन अल्फा से लेकर पाई, 0 से लेकर अल्फा 0 है, अल्फा से लेकर पाई इनपुट वेवफॉर्म है, पाई से लेकर 2 पाई 0 है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक की जो एक हमारी कंप्लीट वेवफॉर्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस 0 से लेकर 2 पाई तक इस फंक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज 0 टू अल्फा वी एम साइन ओमेगा टी है, अल्फा से पाई भी वी एम साइन ओमेगा टी है, और पाई से 2 पाई तक भी वी एम साइन ओमेगा टी है। ये तीनों फंक्शंस जो हैं इसमें यदि हम देखें तो 0 से लेकर अल्फा तक 0 है, तो दिस टर्म 0, ये वाली टर्म 0 चाहिए। अल्फा से लेकर पाई तक हमें वी एम साइन ओमेगा टी मिल रहा है, लेकिन अगेन पाई से लेकर 2 पाई तक ये फंक्शन 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वी एवरेज हमें मिलेगा वो अल्फा टू पाई तक मिलेगा वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन गया, 1/2 पाई अल्फा टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए वी एम साइन ओमेगा टी में, वी एम कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। अब माइनस कॉस ओमेगा टी में आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये दोनों लिमिट्स को पुट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ बीच में माइनस साइन है ही, माइनस साइन लगेगा जब आप लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो जाएगा एंड वी विल गेट 1 + कॉस अल्फा। तो इस तरीके से जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का हमें एक्सप्रेशन मिला फॉर द सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर द रेजिस्टिव लोड, इट इज Vm/2 पाई 1 + कॉस अल्फा। ओके, अब यदि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है V/R। V/R होता है, तो इसी एवरेज वोल्टेज को यदि हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो हमको एवरेज करंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो सी द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एवरेज लोड वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस R। दिस मीन्स एवरेज लोड करंट IO इज इक्वल टू एवरेज लोड वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम इसके RMS वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम नेटवर्क में निकालते थे, फंक्शन का स्क्वायर किया, उसका मीन निकाला और उसका रूट ले लिया, और यहाँ पे हमने टाइम पीरियड को लिखा। तो 1/t 0 to t फंक्शन का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज वी एम साइन ओमेगा टी, इसकी जगह हमने वी एम साइन ओमेगा टी रख दिया। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हमारा 2 पाई है, तो 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब वी एम इज वॉट, इसको हम वी एम को बाहर निकाल लें। यदि हम वी एम को बाहर निकालेंगे तो ये वी एम स्क्वायर होगा। एक्चुअली यहाँ पर इसको जहाँ से मैंने पेस्ट किया है वहाँ स्क्वायर नहीं था, बट हियर यू जस्ट अज्यूम इट इज वी एम स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी में आप 2/2 कर दो, 2/2 का 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 को डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी। ओके, बट
यदि मैं इस वाले स्टेप को ओमिट करूं और आपको सिर्फ इतना बताऊं कि वी एम स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 cos 2 ओमेगा टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन याद हो तो cos 2 ओमेगा टी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे जो होगी आपकी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म आ गई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और ये जो डिवाइड बाई 2 है बाहर निकल के इसके साथ मिल गया और ये बन गया 4 पाई। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन मिला इट इज वी एम स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें जब आप लिमिट रखोगे ओमेगा टी में तो फर्स्ट टर्म मिलेगी पाई माइनस अल्फा विच इज दिस और दूसरी टर्म जो हमारी है यहाँ पे माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो इसमें जब आप लिमिट रखोगे तो फर्स्ट आप रखोगे पाई तो आपको मिलेगा साइन 2 पाई और हमें पता है कि साइन के सारे इवन फंक्शन जीरो होते हैं, मतलब साइन 2 पाई साइन 4 पाई साइन 6 पाई ये सब जीरो होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 पाई मिलेगा आपको साइन 2 पाई वो फंक्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और फिर जब आप साइन 2 पाई में ही साइन 2 ओमेगा टी में अल्फा रखोगे तो आपको मिल जाएगा साइन 2 अल्फा। तो हमें सिर्फ एक टर्म यहाँ पे मिल जाएगी 1/2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब ये मिला हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो वी एम स्क्वायर और 4 पाई को। तो ये जब अंडर रूट के बाहर जाएंगे तो इट विल बी वी एम अपॉन 2 अंडर रूट पाई और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, सो दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड आउटपुट वोल्टेज। इसी तरीके से जैसे हमने एवरेज करंट की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज भी लोड करंट भी निकाल लेंगे कि जो वोल्टेज है वोल्टेज को यदि हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो RMS value of load current can be calculated by dividing the RMS load voltage by resistance R. This means RMS load current IORMS is equal to RMS load voltage divided by R. Okay, so ये दो चीज़ें जो चार कैलकुलेशंस हमने करे हैं रेजिस्टिव लोड के साथ, पहला एवरेज वोल्टेज, दूसरा एवरेज करंट, तीसरा आरएमएस वोल्टेज, चौथा आरएमएस करंट। ये चारों के कैलकुलेशंस आपको याद रखने हैं, डेरिवेशन ये जो है पूरा। दूसरा इसके जो फॉर्मूलाज है उसको आपको याद रखने हैं। तो इसमें इसको आपको एक चार्ट बना के रिमेंबर करना है क्योंकि ये तो अभी हम सिर्फ एक ही रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं और हमने अभी एक ही एवरेज वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट किया है। अभी हमें पास बहुत सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर वन चार्ट जिसमें यहाँ पर आप लिखेंगे half wave rectifier with resistive load, half wave rectifier with inductive load, half wave rectifier with freewheeling diode, half wave rectifier with RLE load और सिमिलर यही चारों चीज़ें फॉर फुल लोड, फुल वेव, सिंगल फेज, ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर। और यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, पावर फैक्टर एंड मैनी अदर रेटिंग्स। तो इस तरीके से आपको इसको मेमोराइज करना है, रिमेंबर करके रखना है और ऐसा चार्ट बना के ही ये याद रहेगा। ये आपके आगे के लिए भी काम आएगा क्योंकि आप जब गेट की प्रिपरेशन करेंगे तब बहुत मल्टीपल फॉर्मूलेज हो जाएंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर वन सिंगल चार्ट सो दैट यू कैन मेमोराइज एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। दूसरा है सिमिलर रेक्टिफायर को हम यूज करेंगे फॉर
आर एल लोड के लिए जब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस भी आ गया है। और अब इंडक्टेंस के साथ देखिए ऑपरेशन कैसा होगा। ये हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, ये इनपुट वेव फॉर्म जो प्रीवियस वेव फॉर्म में भी थी। और अब आप यदि ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा पर थायरिस्टर को ट्रिगरिंग पल्स देते हो तो थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, अब वेव फॉर्म आपकी सिमिलर मिलेगी, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई तक आपको यही मिलेगा। अब पाई के बाद क्या होगा, पाई के बाद चूंकि हमारा इनपुट वोल्टेज तो ज़ीरो हो गया है, लेकिन जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में फ्लो होने वाले करंट को एकदम से रिवर्स नहीं करता है, इट विल टेक सम टाइम। तो जब ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज जो है नेगेटिव, मतलब अब क्या हो गया, वोल्टेज तो नेगेटिव हो गया है, तो वेव करंट कंटिन्यूसली फ्लो होते जा रहा है। और ये इस चीज़ को आप इस तरीके से भी समझ लो कि इंडक्टर में करंट ज़ीरो नहीं हुआ है, इसलिए वो थायरिस्टर के करंट को भी होल्डिंग करंट से कम नहीं होने देगा एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई। इसलिए आपकी जो ये वेव फॉर्म है ये थोड़ी सी नेगेटिव में चली जाएगी और ये इस पॉइंट तक क्या करती रहेगी, कंडक्ट करती रहेगी। और कुछ आफ्टर अ सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ये जाकर ज़ीरो होगी। तो जो कंडक्शन ओमेगा टिजिकल टू पाई पर ज़ीरो हो जाना चाहिए वो थोड़ा सा आगे जाकर ज़ीरो होता है, तो वो एंगल कहलाता है आपका बीटा एंगल। एंड बीटा इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल मतलब कि कंडक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो गया, उसे जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक कंडक्ट करना था वो उतने टाइम तक कंडक्ट न करके उससे थोड़ा ज़्यादा देर तक कंडक्ट कर गया। That's why this is known as a extinction angle. So beta is called the extinction angle and alpha is called the firing angle. और यदि हम इसका कंडक्शन देखें तो कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अल्फा से लेकर अब इस बीटा पॉइंट तक हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो एक और टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो कि कहलाता है गामा, एंड गामा इज कॉल्ड द कंडक्शन एंगल। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री एंगल्स। फर्स्ट वन इज द alpha. Alpha is the firing angle at which thyristor gets triggered on. Next is the extinction angle which is called the beta. Beta is called the extinction angle up to which the conduction extended. And third one is the gamma. Gamma means the conduction angle in during which the thyristor is conducting. So these are the three angles which we are defining here. And यदि आप यहाँ पर करंट की वेव फॉर्म को देखेंगे तो करंट की वेव फॉर्म भी आपको यहाँ तक कंडक्शन हो रहा है जहाँ अप टू द एंगल बीटा, तो करंट की वेव फॉर्म भी हमें इस तरीके से मिलेगी। एंड अगेन हियर दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द वोल्टेज ऑफ द थायरिस्टर। तो यहाँ पर वो फॉलो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक वो कंडक्शन हो रहा है वहाँ पर ज़ीरो है, अगेन इन द नेगेटिव हाफ साइकिल वो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका आर एल लोड के लिए वेव फॉर्म और ऑपरेशन। तो रेजिस्टिव लोड के साथ हमने देखा था वोल्टेज और करंट एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, सेम फेज में है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज वेव फॉर्म और करंट वेव फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस है, कंडक्शन जो है वो थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, इसका जो एवरेज वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज, एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट, इन चारों का कैलकुलेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसको स्टडी करिए, आई विल सेंड यू द नोट्स ऑल्सो फॉर इट, सो यू स्टडीड इट एंड इन डाउट क्लास वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स। थैंक यू।